क्या बिहार एक बार फिर उसी डर के दौर में लौट रहा है जहां हर गली, हर चौक, हर चौराहा दहशत में डूबा है, जहां हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण अब सुर्खियां नहीं दिनचर्या बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज बात उस बिहार की जहां कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है और सियासतदान एक दूसरे पर दोष मढ़ने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष अपराध के मुद्दे को हथियार बनाएगा या सत्ता पक्ष इसे साजिश कहकर टाल देगा, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो बिहार राजनीति पर पुराने समय से उठते आए हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति को एक बार फिर टटोलने की जरूरत है। बिहार की राजनीति का इतिहास सिर्फ सत्ता की कुर्सियों का इतिहास नहीं है, ये कहानी है उस जमीन की जिसने देश को कर्पूरी ठाकुर जैसा जननायक दिया, जेपी जैसा आंदोलनकारी, लालू जैसा मास लीडर और नीतीश कुमार जैसा लंबे समय तक टिकने वाला प्रशासक। कभी जयप्रकाश नारायण की क्रांति का गढ़, कभी मंडल राजनीति का केंद्र और आज सत्ता की जोड़ तोड़ का अड्डा। ये है आज का बिहार। और आज के इस बिहार में जाति, सामाजिक न्याय, अपराध और गठबंधन सब मिलकर एक अनोखा राजनीतिक व्याकरण रचते हैं। आजादी से पहले ही श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे, जो बाद में बिहार के केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो ईमानदारी, दूरदर्शिता और औद्योगिक विकास के लिए याद किए जाते हैं। उनके कार्यकाल में बिहार शिक्षा और उद्योग के मामले में अग्रणी बना। बिहार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1947 से 1990 तक की बात करें तो आजादी के बाद बिहार कांग्रेस का गढ़ था और इसी बिहार में पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने औद्योगिक विकास और कृषि सुधार की नींव भी रखी। इसी बिहार के अंदर 1960 के बाद भ्रष्टाचार, जातिवाद और बेरोजगारी ने राजनीति को प्रभावित किया। 1974 जेपी आंदोलन के बाद से ही देश भर में आपातकाल का विरोध हुआ और इसी विरोध से युवा नेता बनकर लालू, नीतीश, रामविलास पासवान उभरे। 1990 में लालू यादव का उदय हुआ। उस समय उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत ब्राह्मण लाल साफ करो। लालू के इस भाषण से लंबी राजनीति रोटियां सेकी जाती रही, जिसके बाद ओबीसी राजनीति का विस्तार कर मंडल कमीशन लागू किया गया, जिसमें पिछड़ों को राजनीतिक ताकत मिली। हालांकि लालू ने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा, लेकिन प्रशासनिक ढील और जंगल राज के आरोप भी लगे, जिसके बाद यह मसला परिवारवाद की ओर बढ़ गया। 1997 में लालू चारा घोटाले के बाद पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जिसका विरोध विपक्ष ने किया। 2005 में लालू सरकार धड़ाम हुई। उस समय लालू का एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैंस चराना भी एक कला है। जब 2005 में गठबंधन यानी कि बीजेपी जेडीयू यानी नीतीश कुमार की सरकार बनी और लालू युग का खत्म हुआ, इस युग से रोड, बिजली, शिक्षा, महिलाओं को साइकिल योजना, विकास की शुरुआत की गई, जिसके बाद बिहार में पहली बार गवर्नेंस की चर्चा होने लगी। लेकिन बार बार गठबंधन बिखरना, बीजेपी से रिश्ता जोड़ना तोड़ना जनता को भ्रमित करने लगा, जिससे 2020 में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन सरकार एनडीए बना ले गई। उसके बाद हुआ ये कि नीतीश कुमार 2022 में फिर से पलटी मार गए, बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन इस बीच बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार फिर नासूर बनकर उभरा और 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की शानदार वापसी के बाद नीतीश ने फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया और फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। अब बात जाति समीकरण और जातिगत आधार पर आती है। यह स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति जाति आधारित है। यादव आरजेडी का मुख्य आधार, कुर्मी कोयरी जेडीयू, स्वर्ण बीजेपी, मुस्लिम आरजेडी प्लस कांग्रेस। हालांकि नीतीश कुमार अब फिर एनडीए में हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। आरजेडी के पास तेजस्वी जैसा युवा चेहरा है, परंतु जनता उसके प्रशासनिक अनुभव पर संदेह भी करती है। बीजेपी बिहार में सीएम चेहरा नहीं दे रही, केवल पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल सभी दलों ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, जाति न्याय बनाम
राष्ट्र सुरक्षा को मुद्दा बनाकर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति तराजू में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं, ये जनता के सपनों, संघर्षों और बदलाव की भी कहानी है। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। कल फिर मिलेंगे बिहार की जातिगत जनगणना के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।